अच्छा स्टूडेंट, तो हम मालूम करने लगे हैं चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। प्राइस इनिशियल पी स्टार पे थी। लेट सपोज अगर मैं इस पी स्टार को दे दूं, ये 10 रुपये प्राइस है और अभी प्राइस आ गई है 8 पे। इनिशियल जो ये क्वांटिटियां खरीदता था वो कितनी थी? वो लेट सपोज 10 है और अभी प्राइस के गिरने की वजह से ये खरीदता है 20 या 15, जो भी आप 12 बढ़ गई हैं। तो कंज्यूमर का सरप्लस में जो चेंज आया है वो सारा का सारा ये एरिया है। ये पी स्टार अप टू ए, अप टू बी, देन फर्दर सी एंड देन P1। इस एरिया की हमने मेजरमेंट करनी है। इस एरिया को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक ये बड़ा रेक्टेंगल हो गया और एक वो डार्क एरिया जो हो गया वो ट्राइंगल हो गया। तो रेक्टेंगल में जो चेंज आया है वो चेंज इन प्राइस और सेम क्वांटिटी, तो वो हमने लिख ली चेंज इन प्राइस सेम क्वांटिटी। ये हमने लिख दिया चेंज इन प्राइस, प्राइस में जो चेंज है और वही क्वांटिटी, तो पर क्वांटिटी इतना इससे बेनिफिट हासिल हो रहा है कंज्यूमर को। इसी तरह रेक्टेंगल का एरिया जब भी हम मेजर करते हैं तो 1/2 चेंज इन एक्स और चेंज इन पी, चेंज इन एक्स एंड चेंज इन पी, चेंज इन परपेंडिकुलर और चेंज इन हॉरिजॉन्टल। तो ये सारा का सारा हो जाएगा वो एरिया जहां जिस एरिया को हमने नाम दिया कंज्यूमर सरप्लस। सिमिलरली अगर प्राइस इंक्रीज हो गई है, ये दूसरा ग्राफ है। प्राइस इनिशियल थी पी स्टार, अब प्राइस हो गई है P2। इनिशियल पी स्टार पे कितनी क्वांटिटियां खरीदी जा सकती थी? एक्स स्टार, जबकि आपके P2 पे कितनी खरीदी जा सकती है? X2। तो यहां भी हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दी, एक रेक्टेंगल और दूसरा ट्राइंगल। रेक्टेंगल को हम क्या कहेंगे? चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई विद X2। रेक्टेंगल मिल रहा है, ए नीचे आ रहा है X2 के साथ, तो हम इसे कहेंगे चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई विद X2। और ट्राइंगल उसी तरह होगा, हाफ चेंज इन एक्स चेंज इन पी, 1/2 मल्टीप्लाई विद चेंज इन एक्स और चेंज इन पी। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज दोनों सूरतों में हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला आ गया। या हम फर्दर भी इसे लिख सकते हैं, अगर कंज्यूमर सरप्लस को हम ऐसा कंप्लीट लिखना चाहते हैं, इसमें इस एग्जांपल में कंप्लीट लिखना चाहते हैं, तो लेट सपोज अगर मैं इस पूरा का पूरा ट्राइंगल यहां तक ले आऊं, ये रेक्टेंगल, ये मैंने सपोज कर, ये एरिया ऊपर वाला भी डिमांड कर्व से ऊपर भी चला गया, लेकिन मैंने पूरा का पूरा इसे रेक्टेंगल बना लिया। तो ये रेक्टेंगल अगर सीधा आप देखें, P2 जाता है सीधा B के ऊपर और फिर नीचे गिरता है X स्टार पे। तो इस लिहाज से अगर मैं मालूम करना चाहूंगा तो मेरे पास फार्मूला क्या होगा? चेंज इन P मल्टीप्लाई विद X स्टार, चेंज इन P मल्टीप्लाई विद X स्टार। लेकिन इसमें जो ओवर एस्टिमेटेड एरिया है उसे मैं माइनस करूंगा, -1/2 ट्राइंगल है ना, फिर ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को मैंने निकालना है इससे, फिर -1/2 चेंज इन एक्स चेंज इन पी। तो ये हर तरीके से आपको ये फार्मूले समझ आने चाहिए। फर्दर फिर ये और स्टडी को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए कहते हैं, लेट सपोज अगर आपको चेंज इन क्वांटिटी ना दी गई हो तो आपने फिर इलास्टिसिटी का कंसेप्ट इसमें क्रिएट करना है। What is mean by elasticity? Elasticity means the percentage response of a demand या dependent variable due to change in price, income or other variables। तो जो रिस्पांस है क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज में ड्यू टू इसका जो सब डिनोमिनेटर है वो प्राइस, यहां हम प्राइस की बात कर रहे हैं, प्राइस की वजह से जो ये रिस्पांस शो करता है इन परसेंटेज टर्म में वो कहलाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। लेट सपोज हमें अगर एक्स गिवन ना हो, एग्जैक्ट क्वांटिटी हमें अगर गिवन ना हो, तो हमने फिर इसके अंदर इलास्टिसिटी का कंसेप्ट क्रिएट करना है। यानी अगर हमें चेंज इन एक्स मालूम ना हो कि इनिशियल क्या था और फाइनल क्या है, अगर हमें यह मालूम ना हो तो हम क्या करेंगे? वो इलास्टिसिटी का कंसेप्ट लेंगे, चाहे वो इंक्रीज का हो चाहे वो डिक्रीज का हो।
अगर डिक्रीज का हो तो -1/2 होगा, और अगर इंक्रीज का हो तो +1/2 होगा। इंक्रीज डिक्रीज का क्या मतलब? इंक्रीज डिक्रीज का मतलब है जो अभी हमने -1/2 का कंसेप्ट क्रिएट किया है। हम जब डिमांड कर्व के ऊपर से चले गए तो हमने ओवर एस्टिमेट कर लिया। ओवर एस्टिमेट में से -1/2 डेल एक्स डेल पी करना है, जबकि अगर इसके अंदर ही रहना है तो फिर +1/2 डेल एक्स और डेल पी करना है। लेट सपोज हमारे पास क्या था, 1/2 डेल एक्स डेल पी, लेकिन यहां हम क्या करते हैं, कुछ चीजें अपनी तरफ से डालने की कोशिश करते हैं। ये जो लाइन है, हमारे पास बेसिकली मौजूद है डेल एक्स और डेल पी, तो हम कुछ एक्स्ट्रा चीजें डालने की कोशिश करते हैं एज पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा है ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज इन प्राइस। अगर हम उसे रीअरेंज करते हैं तो डेल एक्स डिवाइड बाय डेल पी मल्टीप्लाई विद पी स्टार और एक्स स्टार। ये पूरा का पूरा हम वहां अरेंज करने की कोशिश करते हैं। ये जब पूरा का पूरा हम यहां अरेंज करते हैं, ये पूरा का पूरा दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। ये पूरा का पूरा हमने अरेंज किया, ये अपने आप से डाला है। जबकि हमारे पास यहाँ एक जमा 1/2 के बाद क्या है, डेल एक्स और डेल पी होना चाहिए। तो फिर हम कुछ चीजें ऐसी अरेंज करते हैं, डेल पी एक्स स्टार डेल पी डिवाइड बाय पी स्टार। अगर इनको हम दोबारा काटना शुरू कर दें तो हमारे पास वापस आ जाएगा 1/2 डेल एक्स और डेल पी। हमने इसके अंदर इलास्टिसिटी को खुद इंडेक्ट किया है और इस तरीके से इंडेक्ट किया है। अगर हम दोबारा इसको काटना चाहें तो हमारे पास इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे पास वापस आ जमा 1/2 डेल एक्स डेल पी, जमा 1/2 डेल एक्स डेल पी। तो जब हम इसे नीचे निकालते हैं, डेल पी एक्स स्टार कॉमन लेते हैं तो यहां आ जाता है 1 जमा 1/2 डेल पी डिवाइड बाय पी स्टार ई डी। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया है इन केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी ना दी गई हो, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दी गई हो, कंप्लीट चेंज ना दिया गया हो, तो तब हम इलास्टिसिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे। इसके बाद इसी प्राइस का कम होना और प्राइस का बढ़ना, दोनों सूरतों में कंज्यूमर सरप्लस पर असर पड़ता है, और दोनों सूरतों में हमें न्यूमेरिकल तरीके से इसको मालूम करना पड़ेगा। जब इसे मालूम करना पड़ेगा, हमने फार्मूले सीख लिए। लेट सपोज तीसरा केस क्या है? तीसरा केस ये है, अगर हमें एग्जैक्ट चेंज ना दिया गया हो, एब्सोल्यूट चेंज ना दिया गया हो कि कहां से कहां इनिशियल क्या थी, फाइनल क्या क्वांटिटी है, क्वांटिटी के बारे में हमारे पास पूरा डेटा मौजूद ना हो, या सिंपल अगर हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी मौजूद ना हो, तो हमने इलास्टिसिटी का कंसेप्ट यूज करना है और हमने फार्मूला 3.3a और 3.3b का इस्तेमाल करना है। अभी फर्दर इसी की बुनियाद पर टैक्सेस की बात की जाती है। जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसकी वजह से प्राइस इंक्रीज हो जाती है, तो कंज्यूमर सरप्लस पे असर पड़ता है। तो उस असर को मालूम करना इन्हीं फार्मूलों के जरिए, यानी प्राइस का इंक्रीज होने के साथ को लिंक किया कंज्यूमर गवर्नमेंट टैक्सेस के साथ। और जो गवर्नमेंट को टैक्सेस अगेंस्ट, अभी अगर लेट सपोज अगर हम बात करते हैं ये प्राइस का पी स्टार से P2 की तरफ बढ़ना, लेट सपोज ये गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है, तो गवर्नमेंट को ये रेवेन्यू हासिल होगी। गवर्नमेंट को कौन सी रेवेन्यू हासिल होगी? जो रेक्टेंगल है ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू है। जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल गवर्नमेंट को हासिल होने वाली रेवेन्यू है। इनिशियल पी स्टार पे एक्स स्टार क्वांटिटियां खरीदी जाती थी, अभी P2 पे X2 खरीदी जाएंगी। तो हर X2 अगर 10 है तो हर क्वांटिटी पर, चेंज इन प्राइस अगर 2 है तो हर क्वांटिटी पे 2 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। जब ये ट्राइंगल कहलाएगा, और इस टैक्स को हम कहेंगे ट्रांसफर पेमेंट। इस टैक्स को हम क्या कहेंगे? ट्रांसफर मनी। यानी ये जो मनी है ये अनप्रोडक्टिव मींस के जरिए वजह से गवर्नमेंट के पास गई है, कोई इसका प्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। तो ये जो गवर्नमेंट के पास गई इसे हम कहेंगे ट्रांसफर मनी।
गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ नहीं किया, कोई प्रोडक्ट